श्रोताओं, रेनबो हेल्पलाइन का आज का अंक सजीव नहीं है। ये कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया जा रहा है। बारिश की बूंद में, बातों में, यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो, आकाशवाणी एफएम रेनबो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आकृति खंडूरी और कहना आपसे यही चाहती हूँ कि कुदरत का, प्रकृति का और इंसान का रिश्ता जो है मेरे ख्याल से जीवन की शुरुआत के साथ ही है। अब वो बात अलग है कि समय के बदलते चक्र के साथ हम इंसानों ने इस प्रकृति का इतना दोहन, इतना एक्सप्लॉयटेशन किया है कि आज कुदरत प्राकृतिक आपदाओं के रूप में अपने गुस्से को दिखा रही है। नदियों के सब्र का बांध टूट रहा है और पिछले कुछ दिनों में पहाड़ में जो ताबड़तोड़ बारिश हुई, क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं हो रही हैं, लैंडस्लाइड्स, बाढ़ का आना, और दिल्ली जैसे शहरों और एनसीआर में हमने देखा कि किस तरह से सड़कें जो थी वो तालाब के रूप में बदल चुकी थी। कितनी ही नुकसान की खबरें हम सुन रहे हैं। बात सोचने की ये है कि इन प्राकृतिक आपदाओं के लिए जिम्मेदार कौन है? आप और हम। ये असंतुलन जो प्रकृति में आ गया है उसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या किया जा सकता है इस विषय में? एनवायरमेंटल कानून के विषय में, यानी कि एनवायरमेंटल लॉज के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं श्री निखिल मेहरा साहब, जो कि एडवोकेट हैं, और उनसे हम जानेंगे कि पर्यावरण कानून क्या होते हैं, किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, जा रहा है क्या, और इस क्षेत्र में संभावनाएं हैं। बहुत बहुत स्वागत है निखिल स्टूडियो में आपका। नमस्कार आकृति जी। और आपसे सबसे पहले तो निखिल मेरा सवाल यही होगा कि हम एनवायरमेंटल लॉज जो हैं उसकी ज़रूरत क्या है? देखिए आकृति जी, बहुत समय तक, जब जिसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हम कहते हैं जी, कि जिसकी वजह से ये डेवलपमेंट हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में ये आई, उसमें ये माना जाता था कि पर्यावरण है और पर्यावरण और इस डेवलपमेंट का जो रिश्ता है वो एक दूसरे के खिलाफ है। अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो आपको कुछ हद तक एनवायरनमेंट को नष्ट करना पड़ेगा, ये मान के चलते थे हम। लेकिन ये नष्टीकरण इतनी तेजी से हुआ जी, 100 साल में इतनी तेजी से हुआ कि एक समय पे आके हम ये समझ गए कि ये साथ साथ करना पड़ेगा, वरना सब कुछ ही नष्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से देखिए, पहले भी, स्वतंत्रता से पहले भी कुछ कानून थे जी, लेकिन वो बहुत नैरो कानून होते थे। वो कुछ जो मेजर इशू होते थे उन्हीं पे होते थे, जैसे फॉरेस्ट एक्ट था। और फॉरेस्ट एक्ट का एक पर्पस होता था कि वो जो हमारी जनजातियां हैं जो जंगलों में रहती हैं, उनका जो व्यवहार है जंगलों से, उसको कोऑर्डिनेट करती थी। अब एक किस्म से आप ये देखिए, वो जनजातियां जो वो जंगल का कभी भी उसको कभी हानि नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि पहले इनको रेगुलेट करेंगे। लेकिन ये था भी इसीलिए क्योंकि ये भी एक किस्म का कॉलोनियल एरा का लॉ था जी। किसी भी जंगल में बहुत ही हाई वैल्यू की जो चीजें होती हैं वो होती हैं, जैसे लकड़ी हो गई, या फल गिरते हैं, या कुछ फूल पत्तियां होती हैं, कुछ बूटियां होती हैं, जड़ी बूटियां होती हैं जी। तो सरकारों का ये हित रहता है कि हम इन चीजों को अपने लिए ले लें और दूसरों के साथ ना बांटे। तो ये फॉरेस्ट एक्ट भी एक किस्म से आप ये देख सकते हैं कि इसको रेगुलेट कर रहा था बिहेवियर को, और इससे कई आपत्तियां आई हैं जनजातियों को जो वहां रहती थी। खैर, ये 1927 का कानून था। अच्छा। साथ में एक एलिफेंट्स एक्ट था, बिकॉज हाथियों का जो था एक अलग प्रभाव है हमारी पूरी साइकी पे, एंड उसके लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट था। पर ये जो थे, ये इस हिसाब से नहीं थे कि जो मानव एक्टिविटी है उसे रोका जाए जी। वो थोड़ा सा रेगुलेट करके थोड़ा सा उसको संभालने का मामला था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। 1972 में दुनिया भर में यूनाइटेड नेशंस ने बैठ के कन्वेंशंस बनाना शुरू किया जी, क्योंकि ये समझ आ चुका था कि जिस रेट पे हमारा एनवायरमेंटल डेग्रेडेशन हो रहा है, जिस रेट पे वातावरण खराब हो रहा है जी। ये अगर चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। तो उस टाइम 1972 में एक ह्यूमन एनवायरनमेंट पे कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद एक कन्वेंशन साइन हुई। भारत में भी सरकार ने फिर पहली बार
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एक नेशनल काउंसिल ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड प्लानिंग को बनाया। जी। यही जो नेशनल काउंसिल है आगे जाके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट बनी, जिसके बारे में हम काफी सुनते रहते हैं न्यूज जी में। जी। तो ये शुरुआत ये थी। उसके बाद क्या था कि हमने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया कि एक सेट ऑफ बोर्ड्स बनाए जिन्हें हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। और भारत में हमेशा एक सेंट्रल बोर्ड होता है और स्टेट बोर्ड होता है। तो ये शुरुआत हुई और 1972 से कानून बनने की एक प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन जब कानून बनाया जाता है तो एक हमारा जो सेंट्रल लेजिस्लेशन है, जिसे हम मानते हैं, जो सबसे मूल कानून मानते हैं, उसे हम कहते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। ताज्जुब की बात यह है कि ये एक्ट 1986 में आता है। अच्छा। लेकिन बाकी एक्ट जो हैं, जो जैसे पानी के बचाव के लिए हैं या वातावरण के बचाव के लिए हैं या फॉरेस्ट के लिए बचाव के लिए, वो इससे पहले आ चुके थे। अच्छा। लेकिन क्योंकि ये पहले आ चुके थे और स्टेट्स अलग अलग तरीके से अपने आप को संभाल रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट ये चीजें कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही थी, तो एक ईपीए बनाया गया ताकि हर चीज का एक स्तर रखा जाएगा। तो ईपीए डिसाइड करेगा कि आपका अगर वायु प्रदूषण है तो उसका कितना स्तर हम सह सकते हैं, उसके लिए नहीं सह सकते। जैसे आपके श्रोताओं ने रोज देखा होगा सर्दियों में दिल्ली में तो इन पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया में हर जगह AQI आज बिल्कुल तो ये मेजरमेंट एक आ जाती है, जो मेजरमेंट एक स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट है, जिसकी वजह से पता लग जाता है कि हवा आज ठीक है कि नहीं है। और हवा का जो ये गिनती है, ये सिर्फ इंसानी सांस लेने की कैपेसिटी से नहीं है, ये प्लांट्स के सर्वाइवल से है, ये सॉइल के सर्वाइवल से है, ये पानी के प्रदूषण से है, तो ये हर चीज से लिंक्ड होता है जी। तो उसकी वजह से एक वाटर एक्ट पास हुआ था 1972 में। अच्छा। 1974 में, सॉरी। और एक वाटर सेस एक्ट हुआ था 1977 में, जिसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इन्होंने 1974 की एक्ट के अंडर बनाए थे, उनको अगर पैसे चाहिए और जिनसे वो अपने कार्य कर सकेंगे, उसके लिए एक सेस लागू किया जाए हर एक ऐसी इंडस्ट्री पे और ऐसी लोकल अथॉरिटी पे जो उस एरिया में काम कर रही है, क्योंकि वो कुछ भी काम करे, कुछ ना कुछ इफेक्ट तो उनका पानी पे आना है, ग्राउंड वाटर पे आना है। जी। तो पहले ये आया। उसके बाद 1981 में एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया, मतलब एयर एक्ट आया हमारा। और एयर एक्ट में एक स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए गए, जिसको हम कहते हैं नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ओके। और इन लेजिस्लेशन में आप ये मान लीजिए, एक प्रदूषण की डेफिनेशन होती है, फिर प्रदूषण की डेफिनेशन को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड्स, मतलब एक मेजरमेंट का स्टैंडर्ड होता है। तो जैसे AQI का स्टैंडर्ड, जैसे हमने अभी बात करी, पानी में भी एक स्टैंडर्ड होता है कि इस पानी इतना प्रदूषण ठीक है, इसके आगे हम नहीं कर सकते। ज्यादा साफ करना भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर जैसे हम पानी लेते हैं अंदर, हमको भी थोड़ा उसमें कीटाणु चाहिए, वरना हमारा भी सिस्टम नहीं बन पाता आगे। तो इस टाइप के जो स्टैंडर्ड्स थे वो इन एक्ट्स में सेटअप किए गए। और आप आगे मान लीजिए कि एक्ट उसके बाद से बनते गए। ये हो गया, समझ लीजिए, पानी और हवा जो सबसे बड़े पर्यावरण के फैक्टर्स हैं उनके बारे में। लेकिन जब इन्वायरमेंटल लॉज की जनरली बात करते हैं तो उसमें वाइल्ड लाइफ भी आता है, उसमें फॉरेस्ट भी आता है, उसमें ट्रीज भी आता है। ट्रीज में भी, पेड़ों में भी कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो हम प्रोटेक्टेड मानते हैं, कुछ पेड़ और एरिया के हिसाब से भी होता है। कुछ एरिया होते हैं जो जंगल वाले एरिया होते हैं जी, वहां पे पेड़ों की जो प्रोटेक्शन है वो अलग तरीके से है। शहरों में पेड़ों की प्रोटेक्शन अलग तरीके से है। हर शहर में, हर लोकल एरिया में एक ट्री एक्ट होता है, पेड़ का एक्ट होता है। अच्छा। जिसके हिसाब से कोई भी पेड़ को काटने के लिए आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जैसे आपने घर बनाया और एक पेड़ ऐसा लगा हुआ है जिससे जैसे आपको पार्किंग में प्रॉब्लम हो रही है या किसी चीज, या आपके घर के अंदर फल गिर रहे हैं उसके, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है और आपने बस आगे काट दिया। नहीं कर सकते। ट्रिमिंग भी खुद नहीं कर सकते, उसके लिए भी आपको एक याचिका देनी पड़ती है। तो ये हो गया शहरों में। जंगलों में जो था वो एक फॉरेस्ट एक्ट हमने नया बनाया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में। अच्छा। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत हमने एरियाज डेजिग्नेट किए कि कुछ एरियाज में तो कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती। ओके। और इनमें आपका मानवों का आना जाना पूरी तरह निर्धारित किया गया, समय निर्धारित किए गए। और कुछ एरियाज में तो आना जाना था ही नहीं, जनरली नहीं, सिर्फ फॉरेस्ट जो ऑफिसर्स हैं वही जा सकते हैं। इनमें
बहुत इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि हमारे जो कई एरियाज हैं सेंट्रल इंडिया में और ईस्ट इंडिया में, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, जो हमारे माइंस एंड मिनरल्स होते हैं वो कई बार फॉरेस्ट में लोकेटेड होते हैं। एब्सोल्युटली। तो इनके लिए फिर एक स्पेसिफिक रजीम बनानी पड़ी। और हो क्या रहा था, जैसे अक्सर हमारे साथ होता है कि अंधाधुंध माइनिंग चल रही थी। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि वो डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का जो वो परचम था ना, उसमें यही चलता था, पड़ला हमेशा डेवलपमेंट का भारी होता था। तो आप करे जा रहे हैं माइनिंग, फॉरेस्ट कटते जा रहे हैं, लोग जहां जो रहते थे उनके बारे में कोई चिंता नहीं, कोई सोचना नहीं है आपने, डिस्प्लेसमेंट होती जा रही है लोगों की। तो धीरे धीरे करके सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पिटिशन आई जिसे कहते हैं हम टीएन गोदावर्मन वर्सेस स्टेट। और ये बहुत मोमेंटस चीज है। ये मान लीजिए कि 1994 में ये दायर हुई और आज तक चल रही है। ओके, सो निखिल मेहरा साहब से, जो कि एडवोकेट हैं, रेनबो हेल्पलाइन के स्टूडियो में हमारे साथ हैं, पर्यावरण कानूनों के बारे में जानकारी हम ले रहे हैं। और कुदरत ने हमारे जीवन के लिए हमें तमाम तोहफे दिए हैं, हवा, पानी, सूरज का प्रकाश, जीव जंतु, मिनरल्स, लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए इन संसाधनों का दोहन करने से बाज नहीं आते हैं। एनवायरमेंटल लॉज क्या हैं, पर्यावरण संरक्षण के कानून क्या हैं, इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ रेनबो हेल्पलाइन के स्टूडियो में श्री निखिल मेहरा साहब उपस्थित हैं, जो कि एडवोकेट हैं। और निखिल, आपने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट की बात की, इसके विषय में थोड़ा सा और हमें डिटेल में जानकारी दें प्लीज। जरूर आकृति जी। लेकिन ब्रेक से पहले मैंने एक टीएन गोदावर्मन के केस की बात करी थी सुप्रीम कोर्ट में जी। बहुत ज़रूरी केस है ये, बहुत इंपॉर्टेंट केस है जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। आजकल इसका नाम कॉमन कॉज रख दिया गया, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इनमें क्या था कि एक्टिविस्ट जो थे, जो हमारे एनवायरमेंट जो पर्यावरण के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये देखा था कि हमारे जो फॉरेस्ट एरियाज हैं उनमें इलीगल माइनिंग हो रही है, उनकी परमिशन आराम से दी जा रही है, सबको दी जा रही है, कानूनों का कोई पालन नहीं हो रहा है इनकी परमिशन देते हुए भी जी। और जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट था उसका भी एक अब्यूज हो रहा था जी। तो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के आगे रखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडिकेटेड बेंच बनाई, जो बेंच हर हफ्ते या जब रिक्वायर्ड हो तब बैठती है और इन जैसे जैसे उनके पास मसले आए जाते हैं उनका वो डिसीजन देती रहती है। उसके बेसिस पे एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई जो इन कंप्लेंट्स को एनालाइज करती है और उसके बेसिस पे एक्शन का रिकमेंडेशन देती है। तो ये इसकी वजह से आप समझ लीजिए कई एरियाज हैं इंडिया में, जैसे उड़ीसा में हैं, जैसे कई और प्रदेशों में हैं, जहां पे ताबड़तोड़ माइनिंग होती थी वो रोक दी गई है। बहुत जरूरी रहा था क्योंकि वरना फॉरेस्ट कवर में बहुत बहुत अंतर आ रहा था। खैर ये हो गई। थोड़ा सा मैं बस आपको टीएन गोदावर्मन के बारे में बताना चाहता था, जो जिसका नाम अब कॉमन कॉज है। ईपीए के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक नोटिफिकेशन इशू करने की पावर है। अच्छा। और इस पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई बार इस प्रकार से प्रयोग में लाया है कि कुछ हमारे एरियाज हैं, कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके बारे में कुछ बड़ी नाजुक स्पेसिफिक चीजें होती हैं, उन्हीं के बारे में एक नोटिफिकेशन लाई जाए। तो जैसे कि डून वैली है, डून वैली में कई इंडस्ट्री होती थी क्योंकि उस पूरे स्टेट में एक्चुअली डून वैली में ही ज्यादा इंडस्ट्री होती थी जी। तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक नोटिफिकेशन 1989 में आई थी कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें डेली कंजम्पशन कोल की या ईंधन की, कोयले या ईंधन की 24 मिलियन टन से ज्यादा हो, वो डून वैली में नहीं स्थापित की जा सकती क्योंकि उसका जो पोल्यूशन का इफेक्ट आएगा वो बहुत ज्यादा आएगा जी। ऐसे ही जब हमने जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, जो हमारे समंदर के तट के पास के एरियाज हैं, उनमें भी कुछ अपनी ही रिक्वायरमेंट्स होती है। तो वहाँ पे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है कि हमारी आदत है कि जो इंडस्ट्री में जो एफ्लुएंट बनता है, जो सूएज बनता है, जो गंदगी बनती है, वो हम नदियों में और ओशंस में फेंक देते हैं जी। तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक नोटिफिकेशन आई थी कि जिसने कुछ किस्म के वेस्ट को रोक ही दिया ऑल टुगेदर। इसी के संदर्भ में मैं बताऊंगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि ईपीए एक सेंट्रल एक्ट है जो एक स्टैंडर्ड बना देता है। अब ईपीए ने एक स्टैंडर्ड बनाया कि आपने अगर इंडस्ट्री लागू करनी कहीं पे भी तो आपको एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट या तो अपनी कंपनी में रखना है, ओके, या जो लोकल डिस्ट्रिक्ट एसटीपी है
उसमें उसके साथ आपकी एक एग्रीमेंट होनी चाहिए, उसके साथ आपका एक कनेक्शन होनी चाहिए। जी। जो आपका जो अफ्लुएंट आएगा, जो आपका प्रोड्यूस होता है वहां से, वो एक लेवल तक सफाई उसकी जरूरी है। अगर उससे ज्यादा गंदा वो हो रहा है तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जी। तो ये स्टैंडर्ड पहली बार ईपीए से बना, और इसकी इन्फोर्समेंट लेकिन जो होती है वो समझ लीजिए आप पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से होगी, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो वाटर एक्ट के अंदर बनाया गया था। तो ये एक किस्म से ये पूरा मैकेनिज्म है, ये इंटरकनेक्टेड है। ये ना सोचिएगा कि एक कानून है और मेरे को दूसरे कानून के बारे में नहीं सोचना। सारे कानून जो है एक दूसरे में बह जाते हैं एक किस्म से। जी। और ऐसे ही एक नोटिफिकेशन और भी कई आई हैं। एक हमारे ताज ट्रपीजियम की पावर प्लांट जो था ताज एरिया में, वो नहीं लगेगा। ताज का आपको याद होगा, बहुत कुछ दशकों तक हम सोचते थे कि धीरे धीरे काला रंग बदल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसका जो मेन कारण हमने दिखाया था वो ये था कि आगरा और आगरा के आसपास के एरिया में टैनरीज होती थी। जी जी। टैनरीज इन पर्टिकुलर होती थी, उनका एक स्पेसिफिक किस्म का प्रदूषण होता था, तो वो रोका गया। और ये जो है अब और भी ज्यादा नियमित तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि अब तो गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट भी चल रहा है। तो इनका जो उस पूरे एरिया में इंडस्ट्री का जो एफ्लुएंट का सिस्टम है वो बिल्कुल बदला जा रहा है। तो ये स्टैंडर्ड्स जो होते हैं, ये आपका जो, जैसे आप अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, जो आप कंपनी चलाते हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, आपको जो लाइसेंस दिया जाता है काम करने का, उसमें ये कंडीशन बनाई जाती है। जी जी जी। निखिल, थोड़ा सा ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहूँगी, और मुझ तक कुछ मैसेजेस जो हैं वो भी इसी विषय में आए हैं कि 1984 में भोपाल में एक पेस्टिसाइड प्लांट में जो गैस लीक हुई थी और जिससे हज़ारों लोगों की मृत्यु हुई। एक तरह का एक ऐसा एक्सीडेंट था जिसने पूरी देश को झकझोर दिया था। तो उस वक्त और उसके बाद किस तरह के प्रावधान आए, लॉज आए? ये बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, ये जो हादसा हुआ था भोपाल में, ये सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया में पढ़ाया जाता है कि ये इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स जो हुए हैं दुनिया में, उनमें से सबसे खराब इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में से है। जी जी। तो श्रोताओं को याद दिला दूं थोड़ा कि एक यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी होती थी जो पेस्टिसाइड्स बनाती थी जी। और उनके प्लांट में एक एक्सप्लोजन हुई थी जिसकी वजह से एक गैस रिलीज हो गई थी भोपाल में, जो एक पॉइजनस गैस थी, जिसकी वजह से बहुत लोगों की जानें गई और अनगिनत लोगों को अलग किस्म की पीड़ाएं पड़ी, मॉर्बिडिटी पड़ी, और वो फिर जेनेटिक प्रॉब्लम्स बन गई कि बच्चे जब आगे पैदा हो रहे हैं उनको भी ये दिख रहा था, उनमें भी ये दिख रहा था जी। लेकिन हमारा जब उस टाइम पे एग्रीमेंट थी यूनियन कार्बाइड की और जो हमारे कानून थे वो इस किस्म की आपदा को संभालने के लिए पूरे नहीं थे। हमको ये नहीं पता था कि इनको कैसे हम कानून के दायरे में लाएं। इसमें एक तो कानूनी तौर पे ये होता था कि नेग्लिजेंस पहले प्रूव करनी पड़ती थी अगर आपने किसी को अरेस्ट करना है। तो बहुत फेमस किस्सा है वॉरेन एंडरसन का जी। जो हेड होते थे इनके यूनियन कार्बाइड के, जिसको कहा जाता है कि ये उस टाइम के जो भारत के मिनिस्टर्स थे उनके हेलीकॉप्टर से उड़ के निकले हैं देश से। तो उसके बाद फिर दो कॉन्सेप्ट आए। एक कॉन्सेप्ट आया जिसे हम कहते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जी। इसका मतलब ये है कि अगर ये प्रदूषण आपकी इंडस्ट्री से आया है तो हम ये जांच पड़ताल नहीं करेंगे कि गलती इसकी है या उसकी है, ये गलती आपकी है। तो आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में आ गए। इसके कुछ कंडीशन होते हैं जिससे पहले ये अप्लाई करती है, लेकिन इसका ये फायदा हो गया कि अब आप जांच पड़ताल में नहीं फंसे हुए हैं जी। जांच पड़ताल तो वैसे भी आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए करनी पड़ेगी जी। लेकिन आप जांच पड़ताल में कानूनी तौर पे नहीं फंसे पड़े हैं, आप एक सीधा लायबिलिटी इंपोज कर रहे हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट बाद में निकला, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप समझ लीजिए। आपके श्रोताओं के लिए मैं इसके किस्म से समझाऊंगी, जैसे जीवन में होता है, सामान्य जीवन में होता है कि जैसी करनी है वैसी भरनी। तो एक पोल्यूटर पेज कॉन्सेप्ट आया कि जो प्रदूषण करेगा और जितना प्रदूषण करेगा उसको उतना भरपाई करना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी कई प्रॉब्लम आती हैं, क्योंकि प्रदूषण तो आपने किया लेकिन आपने ये कहा कि मेरा प्रदूषण सीमित तौर पे था, किसी और का प्रदूषण ज्यादा था, तो वो किस किस्म से डैमेजेस का बंटवारा किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, इन चीज़ों पे लोग बहुत लड़ाइयाँ करते हैं। इसकी वजह से चीज़ें बहुत डिले होती हैं और बहुत प्रॉब्लम आती है। तो कॉन्सेप्ट लेके आइडिया बहुत बढ़िया है और ये बहुत
तगड़े तरीके से कई जगह अप्लाई भी हो चुका है। एक एग्जांपल दूंगा अमेरिका का मैं आपको। 1989 में एक ऑयल टैंकर था, जो एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी है एक्सॉन वाल्डीज, जी। उसका ऑयल टैंकर था, जिसने अराउंड 3 लाख टन ऑयल अलास्का में नदियों में और ओशन में स्पिल कर दिया था। तो उन पे बहुत भारी जुर्माना लगा था इस पोल्यूटर पेज कॉन्सेप्ट पे। लेकिन अमेरिका में जो पोल्यूटर पेज कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा अलग है। वो एक टैक्स के तौर पे पहले लागू होता है इन पे। तो पहले इन्होंने केंद्रीय सरकार को अमेरिका में $200 मिलियन दिए, स्टेट सरकार को $900 मिलियन दिए, और उसके बाद जो सफाई का जो कॉस्ट था वो भी उन पे लागू किया गया। तो पोल्यूटर पेज कॉन्सेप्ट, ये जो बड़ी आपदाएं आ जाती है जहां पे बड़ा इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो जाता है जी। पर ये पोल्यूटर पेज कॉन्सेप्ट उस टाइम इंडिया में था नहीं जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई। अगर होता तो आप ये मान लीजिए कि जिस इंसान को, या तो जिनके परिवार में डेथ हुई, या उनको डिजीजेस हुए, या उनके फिर आगे की जनरेशन को प्रॉब्लम हुई, उन सब के लिए एक कॉम्पनसेशन फंड बनाना पड़ता। एक कॉम्पनसेशन फंड बना था, निगोशिएट करके बना था, और ये एक बहुत डार्क चैप्टर माना जाता है सुप्रीम कोर्ट का और भारत सरकार का, कि हमने, क्योंकि ये कानूनी गैप थी जी। उसका फायदा उठाते, उसका लाभ उठाते हुए बहुत सस्ते में निकाल दिया था ये केस। लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। अच्छा। क्योंकि लोग लड़ रहे हैं कहने के लिए कि जो 1986, 87, 88 और 89 की जो जजमेंट आई है वो हम नहीं मान सकते, वो बहुत कम है, इसलिए उसका भी एक इन्हांसमेंट होनी चाहिए। जी। रेनबो हेल्पलाइन में आज एनवायरमेंटल लॉज यानी कि पर्यावरण संरक्षण के कानूनों के विषय में जानकारी दे रहे हैं निखिल मेहरा साहब, जो कि एडवोकेट हैं। आप सुन रहे हैं रेनबो हेल्पलाइन, जो पूर्व में भी प्रसारित किया जा चुका है। एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं आकृति खंडूरी, और कहना आपसे यही चाहती हूँ कि पेड़ हमारे पर्यावरण को संतुलित रखने का सबसे सशक्त माध्यम है, और इन्हीं पेड़ों पर अगर हम अंधाधुंध कुल्हाड़ी चलाने लगे तो प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स हो जाते हैं, और हम इंसानों की गलतियां जो है ये नेचुरल डिजास्टर के रूप में हम पर जमकर बरसती हैं, कहर बरसाती हैं। इनफैक्ट ये कहूँगी मैं, आपदाओं को रोकने के लिए, जीवन को बचाने के लिए, प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए पर्यावरण का संरक्षण जरूरी है। और पर्यावरण के कानून क्या हैं, एनवायरमेंटल लॉज क्या हैं, इस विषय में जानकारी देने के लिए श्री निखिल मेहरा साहब, जो कि एडवोकेट हैं, हमारे साथ हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। और निखिल, नर्मदा पर जो डैम बनाया गया गुजरात में, और उसके बाद वहाँ कितने ही लोगों को विस्थापित कर दिया गया, तो इस क्षेत्र में किस तरह के कानून का संरक्षण लोगों को मिलता है, क्या पर्यावरण कानून है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि इन जनरल एक सार्वजनिक तौर पे जी। नदियों के साथ जो हमारा रिश्ता है वो सबसे गहरा रिश्ता है, क्योंकि जो जहां पे भी सिविलाइजेशन बनी है वो नदियों के तटों पे बनी है। जी। तो नदियों का प्रयोग हमारी पूरी हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन में बहुत जरूरी रहा है। नर्मदा का जो डैम बननी थी उसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि बाकी जो आसपास का काफी एरिया था वहां पे बत्ती की प्रॉब्लम थी, पानी की प्रॉब्लम थी, और बहुत ही बड़े एरिया को नर्मदा डैम सर्व करती है। जी। सबसे बड़ी डैम है इंडिया की। लेकिन इसका जो इफेक्ट था कि जब आप बाधित करते हैं नदी को तो पानी कहीं और भी निकलता है। पानी रहेगा तो नहीं, निकलेगा कहीं ना कहीं तो जरूर। तो जो वहां के जो जनजाति के लोग थे जो रहते थे, उनके जो गांव थे उनमें फ्लडिंग हो जाती थी। तो बहुत समय तक यही लड़ाई चलती रही कि आप अब इनको किस प्रकार से आप इनको नई स्थापना देंगे। तो इसका धीरे धीरे करके कई कानून बने हैं, कई नोटिफिकेशंस आई हैं, जिसकी वजह से इनको जमीन दी गई है, इनको एक नया एरिया दिया गया है रहने के लिए। प्रधानमंत्री जी हैं आज, जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात को, उन्होंने तो बहुत काम किया था इस संदर्भ में, क्योंकि वो ये मानते थे कि नर्मदा जो नदी है और ये जो डैम है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो था, वो गुजरात के लिए लाइफलाइन की तरह था, गुजरात के लिए बहुत जरूरी था। तो उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि जितनी भी आपकी रिकमेंडेशंस थी उनको उन्होंने लड़के किसी ना किसी तरह अकोमोडेट किया, यहां तक कि जो डैम की ओरिजिनल हाइट थी उसे भी ऊंचा किया गया, उसका भी केस हुआ, वो भी जीते। जी। तो धीरे धीरे जो ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो एक आंदोलन था जो मेधा पाटकर जी लीड कर रही थी, उसका
धीरे धीरे रेलेवेंस कम होता गया, क्योंकि जो सरकार का अपना एक रवैया था वो बदलता रहा ओवर टाइम। जैसे मैं कह रहा हूँ कि 80s 90s में जब ये चीजें बनती थी, तो तब एक लड़ाई की किस्म से होता था कि हम तो डेवलपमेंट करनी है, पर्यावरण से क्या हो, किसको क्या फर्क पड़े, हमें नहीं पता, क्योंकि बाकियों का एक पब्लिक गुड हो रहा है। पर वो कॉन्शियसनेस थोड़ी इंप्रूव हुई है। पर इसमें आपको एक तरफ से एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि जो एक्टिविस्ट का रोल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। उन्होंने ये इश्यूज दर्शाए हैं। अगर उन्होंने नहीं दर्शाए होते तो शायद सरकारें अपना रवैया नहीं बदल पाती जी। लेकिन नदियों पे जब आपने जब बात छेड़ी ही है, तो सिर्फ यहाँ तक नहीं रहूंगा मैं बात। उत्तराखंड में देखिए, जो हमने 2013 में बाढ़ देखा, और अभी भी जब बारिश हुई है हिमाचल में, उत्तराखंड में, दोनों में मतलब सड़कें ढह गई हैं। ये जो मेरा ये मानना है कि ये जो हम, वैसे तो देखिए कानूनी तौर पे तो सब कुछ आपने साफ तौर तरीके से कर दिया। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में आज अगर आपको कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, आपको पहले एक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट लेनी होती है, और उस रिपोर्ट के बेसिस पे ही आपका प्रोजेक्ट बन सकता है। और अगर वो रिपोर्ट ये कह दे कि आप जिस किस्म का प्रोजेक्ट बना रहे हैं उससे एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा इन्वायरमेंट को लोकल एरिया में, तो आपका प्रोजेक्ट नहीं आगे बढ़ेगा जी। लेकिन क्या होता है कि जब बड़ा प्रोजेक्ट स्टेट की तरफ से आता है तो किसी ना किसी तरह EIA वगैरह को संभाल लिया जाता है। अब आप सड़कें काट रहे हैं, हर जगह पहाड़ों में सड़कें काट रहे हैं, क्या क्या एक्सेस दे रहे हैं, और एक्सेस से क्या होता है कि जो जितने लोग पहले जा पाते थे उससे कई गुना ज्यादा लोग जा पा रहे हैं। तो अभी आप देखिए, पिछले 5-6 साल से हम लोग देखते हैं कि सड़कें इतनी बढ़िया हो गई हैं पहाड़ों में, हर जून में आपको ट्रैफिक जैम दिखेगा जो शिमला से शुरू होगा और पीछे 10 किलोमीटर तक चलता है। तो ये इन चीजों का इवेंचुअली असर आता है। अब क्या असर आता है? असर ये आता है कि लैंड पे प्रेशर आ गया, लोग ज्यादा आ गए, हमें अब जगह बनानी है, चलिए जगह बनानी है। तो हम धीरे धीरे करते भूल गए कि नेचर हमारी बात नहीं सुनने वाला, प्रकृति हमारी बात नहीं सुनने वाली, हमारी कन्वीनियंस नहीं देखने वाली। घरों को ले गए हम बिल्कुल नदी के तट तक, और इन्हीं घरों को आपने देखा ढोते हुए, जब बाढ़ बिल्कुल ढोते हुए गए। हालांकि कानून पहले ये होता था कि एक डिस्टेंस रहेगा, 100 मीटर रहेगा या 150 मीटर रहेगा। फिर जब कन्वीनियंस होती है तो फिर कानून ऐसे बदल जाता है, चलिए नहीं इसको 50 मीटर कर लेते हैं। और 50 मीटर जब कानून पहुंच गया तो फिर लोगों ने 10 मीटर और लेने ही लेने हैं। तो देखिए, कानून एक जो स्टैंडर्ड बनाता है, इसको ये मत मान के चलिएगा कि ये स्टैंडर्ड बिल्कुल गोल्डन स्टैंडर्ड है, ये बिल्कुल ठीक स्टैंडर्ड है जी। कानून बनने में कई बार पॉलिटिक्स होती है, कई बार डिमांड्स होती हैं जो पॉलिटिशियंस और लेजिस्लेचर एक अपने में संभालते हैं, और ये संभालते जो एक नॉर्मल इंसानी एक फितरत है कि ग्रीडी हो जाते हैं हम, उसमें ये गलतियां आने ही लगती। इनफैक्ट रघुविंदर साहब दिल्ली से एक मैसेज हमें भेज रहे हैं कि एनवायरमेंटल का वायलेशन के कंसर्न जो अगर कंट्रोलिंग एजेंसी के द्वारा ही आ रहा है, वो ही लोग अगर दोहन कर रहे हैं, तो फिर क्या एक्शन लिया जा सकता है सर? तो आप ये जो है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत भारी तरीके से देखा है इस चीज को। तो आप अगर आपके एरिया में, लोकल एरिया में अगर कुछ ऐसा हो रहा है, आप इसका एविडेंस ले सकते हैं, जो भी एविडेंस आप कलेक्ट कर सकते हैं, चाहे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हो, कुछ हो, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिख दीजिए बस जी। अगर उनको ये लगा कि ये कुछ इस टाइप का मुद्दा है कि उनकी नजर पड़नी चाहिए, तो वो अपने में एक सुमोटो एक्शन इनिशिएट कर देते हैं। अच्छा। सरकारों को नोटिस दे देते हैं और बोलते हैं कि इन सवालों का जवाब देना शुरू जी कीजिए। जी। मेरे ख्याल से अनिल शर्मा साहब ने भी दिल्ली से हमें यही मैसेज भेजा है कि जब भी हम कानून की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो तारीख में ही कहीं ना कहीं वो बात फंस के रह जाती है, जल्द एक्शन नहीं होता, ऐसा इनका अगर वो ये कह रहे हैं तो मैं आप अगर मौका देंगे आकृति जी, मैं कुछ जजमेंट्स बताऊंगा जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत भारी जजमेंट दिए। देखिए, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का काम था, मैंने आपको बताया 72 में पहली लेजिस्लेशन आई जी। और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास कुलदीप सिंह जी होते थे, हम जिनको हम ग्रीन जज कहते थे। हर बार सुप्रीम कोर्ट में एक ग्रीन जज, जो इसको हम कहते हैं, जो इन्वायरमेंटली बहुत कॉन्शियस है जी, वो होते थे। जैसे आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में पहले ओखला में पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती थी, वो बाहर कर दी गई। दूसरा, हमारी बसें CNG करी गई 99 में, एक बार में करी गई क्योंकि जस्टिस BN कृपाल जो उस टाइम सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने मुड़ के दिल्ली गवर्नमेंट को कह दिया था कि आप 3 महीने में ये कर दीजिए वरना जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। तो कई बार इस टाइप के लठ का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट इन बातों में करती है और कई बार करती है।
एनवायरमेंटल लॉज के बारे में बातचीत चल रही है। श्री निखिल मेहरा साहब एडवोकेट हैं, हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। आपके सवाल हम ले रहे हैं। एनवायरमेंटल लॉज यानी कि पर्यावरण कानून के विषय में चर्चा चल रही है आज रेनबो हेल्पलाइन में। श्री निखिल मेहरा साहब जो कि एडवोकेट हैं हमारे साथ उपस्थित हैं स्टूडियो में। आपके मैसेजेस भी हम तक आ रहे हैं, लेकिन समय जो है वो बहुत जल्दी से बीत रहा है। निखिल, चलते चलते आप हमसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी आपके एक श्रोता ने सवाल पूछा कि अगर जो सरकार है उसी की एक एजेंसी ही गलत काम कर रही है तो क्या करा जाए। तो इस संदर्भ में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं 2010 से। उससे पहले ये नेशनल एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल होते थे 1985 से। इसका आइडिया ये था कि जो इन्वायरमेंट की रिलेटेड लिटिगेशन है ये बहुत सेंसिटिव लिटिगेशन है, इसमें एक फुर्ती होनी चाहिए और इसीलिए इनका जो पूरा एक लिटिगेशन का सिस्टम है अलग कर दिया गया। तो ये एनजीटी में आप केस दायर कर सकते हैं। इनमें सुनवाई जल्दी होती है, तेजी से होती है। ऑर्डर जो इफेक्टिव ऑर्डर होता है वो बहुत जल्दी आता है। अच्छा, तो जैसे आपने अगर कोई एविडेंस कलेक्ट किया है कि आपके लोकल एरिया में प्रॉब्लम हुई है, समझ लीजिए किसी इंडस्ट्री ने पोल्यूशन करी है या कोई अपना एसटीपी प्लांट नहीं यूज कर रहा है या कोई हवा ज़्यादा निकल रही है, आप ये कंप्लेंट डाल सकते हैं एनजीटी में और इसका बेसिक एविडेंस ला सकते हैं। उसके बाद एनजीटी अपनी कार्रवाई करेगी। जी जी जी। और आखिरी बात अगर कुछ कहना चाहें, हमारे पास 2 मिनट और है। कुछ केसेस थे, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप इस चीज़ में ये मान के चलिए कि जैसे हर एक चीज़ है इस देश में सुधार हो रहा है, तेज़ी से होता है कुछ चीज़ों में धीरे धीरे होता है और हर एक जो ऑर्गन होता है सरकार का वो अपना अपना हिस्सा प्ले करता है। मेरे मानना ये ज़रूर है कि जो एग्जीक्यूटिव साइड होती है सरकार की, क्योंकि वो डेवलपमेंट एजेंडा बहुत स्ट्रांग होता है, वो कभी कभी थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कोर्ट्स जो होते हैं उनको वापस पीछे खींचने में बहुत अग्रसर हैं। तो ये एक तनाव बना रहता है, एक बैलेंस बना रहता है और उसके ओवरऑल आई थिंक हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं। जी, तेजी से कर सकते हैं, बेहतरी से कर सकते हैं, लेकिन अभी दिशा तो सही है। यानी कि कुल मिला के मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है, हमें भी और क़ानून को भी और क़ानून को एम्प्लॉय करने वाले लोगों को भी। थैंक यू वेरी मच निखिल फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं आकृति भी आज की रेनबो हेल्पलाइन से आपसे लेती हूँ विदा। जुड़े रहिए एफएम रेनबो से। बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम तुम कहीं। आकाशवाणी एफएम रेनबो। रेनबो हेल्पलाइन का आज का कार्यक्रम पुनः प्रसारित किया गया। इसी के साथ आज का रेनबो हेल्पलाइन यहीं समाप्त होता है।